अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट इन मैन। इससे पहले प्रीवियस जो हमने बात की थी वो ट्रांसपोर्ट प्लांट्स की बात की थी, और फिर हमने ये देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके ऊपर हमने बात करनी है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है जो कि सर्कुलेट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो ये ब्लड का जो सर्कुलेट होना होता है तो ये बेसिकली अपने साथ ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को लेकर जाता है ब्लड, और हर सेल हर टिश्यू तक पहुंचाता है। और इसी तरीके से सेल और टिश्यू के अंदर बनने वाला जो मटेरियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को जो भी, या यूरिया वगैरह, तो जैसी भी ये यानी हमारी बॉडी का जो कचरा बन रहा होता है तो उसको भी ला के वापसी कहीं ना कहीं पहुंचाना होता है। तो बेसिकली ये हमारे ब्लड का काम होता है। तो आज हम ट्रांसपोर्ट इन मैन की बात करेंगे, यानी हम अपनी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक बात तो ये है कि ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे अंदर। हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन भी और क्लोज। ओपन जो है वो हमने इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर पढ़ा था कि वो ओपन होता है, वो साइनसेज, एक स्पेस खाली जगह होती है, वहाँ पे आके जो फ्लूइड है वो पड़ता है उन सेल्स, वो जो सेल होते हैं वो उसमें बात करते हैं, नहा लेते हैं और अपनी काम की चीज़ें ले लेते हैं। तो वो ओपन है। लेकिन क्लोज में हमने ये पढ़ा था कि जो ब्लड है वो निकल के टिश्यूज़ के अंदर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता, बल्कि वो खून की छोटी छोटी नालियाँ, कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज से ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से निकल कर चला जाता है टिश्यू में, और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस निकल के आ जाता है कैपिलरीज के अंदर। तो क्लोज के अंदर तो यानी वेजल्स मिलेंगी आपको, क्लोज मिलेंगी, किसी किस्म का कोई ओपन स्पेस नहीं होता। तो अब हम शुरू करते हैं जी। ट्रांसपोर्ट इन मैन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसमें तीन चीज़ें होती हैं। यानी हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पहला जो है वो ब्लड, दूसरा हार्ट, और तीसरा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड के बारे में क्या जी, ये एक फ्लूइड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अंदर सेल्स होते हैं, कुछ डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। हार्ट क्या होता है जी, ये एक पंपिंग आर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है, भेजता है बॉडी की तरफ। और ब्लड वेसल्स क्या हैं जी, वो रास्ते, वो चैनल, वो ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड जो है ना वो फ्लो कर रहा होता है। तो ब्लड की हम बात करते हैं जी। ब्लड एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है। और ब्लड जो बना हुआ वो दो चीज़ों से, एक प्लाज्मा और दूसरा कार्पसल। तो हमारे खून के अंदर दो चीज़ें पाई जा रही हैं, प्लाज्मा जो कि पूरे ब्लड का 55% होता है, और जो कार्पसल्स हैं ये 45% होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा में ऐसा क्या होता है। तो आपने ब्लड रिपोर्ट करवाई हो तो आपने देखा होगा कि एक रेड फ्लूइड होता है और एक दूसरा येलोइश फ्लूइड होता है। और वो जो येलोइश फ्लूइड होता है वो बेसिकली प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है जी, प्लाज्मा एक फ्लूइड है, ठीक है। 55% इसका वॉल्यूम है पूरे का। इसका अगर कलर देखें तो येलोइश लिक्विड होता है, और प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% जो है ना वो वाटर होता है, और इसके अलावा कुछ और साल्ट्स वगैरह होते हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम वगैरह, ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है जी, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जैसे फिब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लॉट करवाने का काम करवाती हैं, ये भी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनाने वाली प्रोटीन है, ये भी प्लाज्मा में होती है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स भी होती है, एल्बुमिन भी होती है। तो ये डिफरेंट प्रोटीन भी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में डाइजेस्टिव फूड भी होते हैं, यानी जो हम खाना खाते हैं हज़म होके खून में आ जाता है तो वो भी प्लाज्मा के अंदर ही होता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह, फैटी एसिड, विटामिन्स वगैरह भी। इसके अलावा एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फालतू चीज़ें जिनको हमने बॉडी से बाहर निकालना होता है, वो चीज़ें भी मौजूद होती हैं जैसे लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट्स वगैरह या कुछ हार्मोन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। प्लाज्मा जो ब्लड का 55% हिस्सा होता है, और प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो वाटर होता है 90%। बाकी 10% आपको प्रोटीन और कुछ एक्सक्रेटरी चीज़ें और कुछ साल्ट्स वगैरह, कुछ प्रोटीन्स वगैरह ये मौजूद होती हैं। तो ये इसको कीज़ की मदद से समझाया गया कि ब्लड में क्या होता है जी। प्लाज्मा होता है जिस पर हमने बात कर ली है क्या क्या होता है प्लाज्मा के अंदर। और दूसरा जो बड़ा कंपोनेंट होता है खून का, ब्लड का, वो कार्पसल्स होते हैं।
तो कार्पसल्स बेसिकली क्या है जी? कार्पसल्स के अंदर 3 तरह के हमारे सेल्स होते हैं। सेल्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं। क्यों नहीं कह सकते उस पर मैं आपको बताऊंगा। आरबीसीज जिसको हम एथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स। तो ये 3 चीज़ें हमारे कार्पसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन्होंने प्लेटलेट्स को अलग रखा हुआ है, लेकिन कार्पसल्स के अंदर 2 चीज़ें रखी हुई हैं, एथ्रोसाइट्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के ऊपर अब हम काम करेंगे कि 55% तो हमारा प्लाज्मा हो गया, बाकी जो 45% चीज़ें उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये आपकी बुक पर एक चार्ट दिया हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ है कि आरबीसी यानी एथ्रोसाइट जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी शेप कैसी होती है, तो बाइकनकेव होती है। अब अगर हम बाइकनकेव की बात करें तो वो कैसा होता है, तो बाइकनकेव जो होता है वो इस तरीके से कि जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल को बाइकनकेव का वो नाम कैसे दे रहा है कि अगर हम इसको काटें, या आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि कन्वेक्स लेंस और बाइकनकेव, जो साइडों से चौड़ा हो और अंदर से चिपका हुआ हो, जैसे आटे का पेड़ा, वो बीच में से आप उसको चिपक दें या उसको अंदर से आप फोर्स लगा के ऐसे अंदर से दबा दें तो वो इस कैटेगरी का हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो रेड ब्लड सेल अगर उसको काटा जाए यहाँ से तो वो अंदर से इस तरीके से होता है, बाइकनकेव शेप का उसे कहा जा रहा होता है। तो सर्कुलर लाइक डिस्क होता है। फिर साइज़ उसका दिया हुआ है जी, डायमीटर कितना है। उसके बाद कंपोजिशंस की अगर हम बात करें तो नॉन न्यूक्लियोटेड है, यानी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस आपको पता है हर सेल के पास होता है, लेकिन यहाँ पे आरबीसीज़ के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये याद रखना। और यही वजह है कि हम इसे कार्पसल्स कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और क्या होता है जी, रेड पिगमेंट होता है, इसमें आयरन होता है जिसकी वजह से ये रेड नज़र आता है। और हेम जो वर्ड है वो आयरन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हेम। और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, तो मतलब प्रोटीन और आयरन मिलकर हेमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है वो आपके सामने जी लिखी हुई है। उसके बाद प्लेस ऑफ प्रोडक्शंस की बात करें, कहाँ बनते हैं, तो ये बोन मैरो के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। लाइफ कितनी होती है, 120 डेज़ के अंदर है। अच्छा, 120 डेज़ का जब हो जाता है, एवरेज है 120 दिन, तो फिर कहाँ ख़त्म होते हैं, स्प्लीन जिसे हम तिल्ली कह रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाके ये डाई हो जाता है, ये लीवर के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं। उसमें हेम जो आयरन है वो अलग हो जाता है और ग्लोबिन जो है वो उसको अलग करवा लिया जाता है। उसके बाद स्प्लीन और लीवर के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शंस की अगर हम बात करें कि रेड ब्लड सेल के काम क्या हैं, तो भाई काम ये है हमारी ट्रांसपोर्ट में कि ये ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे, यानी लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो पूरे ब्लड में नहीं होती, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर यानी समझ लें सफ़र करती है। तो इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है, लंग्स से लेकर पूरे बॉडी के हर सेल को जो ऑक्सीजन पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेड ब्लड सेल की होती है। और इसी तरीके से हर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि कचरा है, फालतू है, उसको बाहर निकालना होता है। तो रेड ब्लड सेल ही उसको कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स को ला के देता है, और फिर हम ब्रीथिंग सिस्टम के ज़रिए सांस के ज़रिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इसको जब ब्रेक किया जाता है, तो अगर हेमोग्लोबिन को ब्रेक किया जाए जब 120 दिन के हो जाते हैं, तो फिर आयरन जो है ना वो रिलीज़ होके स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर। और बाकी बाइल पिगमेंट है जो कि इसके पास गॉल ब्लैडर होता है, तो वहाँ आके ये स्टोर हो जाता है बाइल पिगमेंट्स, और फिर ये एक्सक्रीट करवा दिया जाता है गट यानी ये जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो वहाँ से फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है बाइल को। तो ये था आरबीसी। तो ये है जी डायग्राम। ये रेड ब्लड सेल को अगर काटा गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसको बाइकनकेव कहा जा रहा है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बाइकनकेव, तो ये 2 कनकेव है तो इसलिए बाइकनकेव इसे कहा जा रहा है, यानी इस तरीके की शेप होती है रेड सेल्स की, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाले जो आप नज़र आ रहे हैं ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। और वाइट ब्लड सेल्स की जो ख़ास बात ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर फिर लोब होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 3 लोब नज़र आ रहे हैं। एक वाइट ब्लड सेल ऐसा होता है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं, उसका बहुत बड़ा सा बीच में न्यूक्लियस होता है। और फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ भी 3-4 बाई लोब आपको नज़र आ रहे हैं। 2 लोब भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 लोब भी हो सकते हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियस, एक बात और बताऊँ रेड ब्लड सेल के बारे में कि शुरू में होता है, जब ये इमेच्योर होता है रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करने लग जाता है, तो तब इसका न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स हैं इसके अंदर जिनके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और बाकायदा तौर पे न्यूक्लियस पाया जाता है, और लोब की फॉर्म में भी पाया जाता है, और सर्किल और बड़े सर्किल की फॉर्म में भी पाया जाता है। अब जो वाइट ब्लड सेल्स है जिन्हें हम लिकोसाइट्स कहते हैं, इसका सेकंड नेम लिकोसाइट्स हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ना कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं होता, ठीक है। इर्रेगुलर शेप के होते हैं, मतलब ये देखें बिल्कुल गोल नहीं होते, बिल्कुल ट्राइंगल शेप के भी नहीं होते, इर्रेगुलर शेप के होते हैं, और इनके पास न्यूक्लिएटेड होता है न्यूक्लियस, और ये आरबीसी से बड़े होते हैं। रेड ब्लड सेल के मुकाबले में इनका साइज़ बड़ा होता है। काम क्या जी, प्रोटेक्ट करना बाय द किलिंग जर्म्स, जो हमारी बॉडी में जर्म्स वगैरह चले जाते हैं उनके खिलाफ उनको मारना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमारी हिफाजत करना, यानी हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी वाइट ब्लड सेल सिर्फ एक तरह का वाइट ब्लड सेल नहीं है जैसे हमने रेड के बारे में पढ़ा, बल्कि ये 5 तरह के सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की फर्दर 5 तरह के ये सेल्स होते हैं। इनके फंक्शंस को लेके इनके ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो अब हम नीचे देख लेते हैं कि वो 5 तरह के सेल्स, उनका काम क्या है। और तो वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी इसके साइटोप्लाज्म के हिसाब से देखें तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं जी, ये वो हैं जो दानेदार सी स्ट्रक्चर होती है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, और ए ग्रेनुलोसाइट इसलिए कहते हैं कि इसमें ग्रेनुल्स नहीं होते, ये क्लियर होता है अंदर से, यानी ट्रांसपेरेंट सा होता है। लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ग्रेनुलोसाइट्स वाले वाइट ब्लड सेल्स का, तो इनका दानेदार सी स्ट्रक्चर होती है। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कितनी तरह के, वो 3 तरह के होते हैं, नेट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स। यानी ग्रेनुलोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, नेट्रोफिल्स, जिनोफिल्स एंड बेजो। अब नेट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो वो साइज़ में आरबीसी से बड़े होते हैं, और उनके न्यूक्लियस के अंदर 2 से 5 लोब हो सकते हैं। जो अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर की बात की थी, तो स्ट्रक्चर यानी इसकी वो बात कर रहा है कि 2, 3 या 4 लोब इसके हो सकते हैं। और काम अच्छा, पूरे वाइट ब्लड सेल का कितने % होते हैं, तो ये 62% है। यानी अगर हम 100 सेल लें वाइट ब्लड सेल, तो उसमें 62 जो है ना वो वाइट ब्लड सेल्स आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे। काम क्या जी, डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना स्मॉल पार्टिकल्स बाय फेगोसाइट्स से। तो जो भी सेल के अंदर जो कचरा वगैरह बना है, छोटे छोटे जो पीस होते हैं उनको निगलना, उनको खा लेना। तो यानी ये वाले सेल खाने का काम करते हैं उन चीज़ों को जो कि कचरा होता है, या वो जरासीम का कचरा जो कि सेल में पड़ा हुआ है, यानी सफाई सेल के करने का जो काम है ना वो ये न्यूट्रोफिल्स कर रहे होते हैं। उसके बाद जिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस बाइलोब, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है लेकिन 2 लोब वाला न्यूक्लियस होता है, 2 वाला, ठीक है। और ये पूरे वाइट ब्लड सेल के 2% होते हैं। ये अनएक्टिव करते हैं इन्फ्लामेशंस को, जो सूजन वगैरह होती है ना उसको प्रोड्यूस करने वाले जो सब्सटेंस हैं उन्हें अनएक्टिव करने का काम करते हैं। या फिर ये अटैक करते हैं पैरासाइट वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये जिनोफिल्स का काम है। उसके बाद बेजोफिल्स की अगर हम बात करें तो बेजोफिल्स जो सेल्स हैं ये न्यूक्लियस बाइलोब हैं, इनके पास भी न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर 2 लोब होते हैं। ये 1% पूरे सेल का हिस्सा होते हैं वाइट ब्लड सेल का। इसका काम ये रिलीज़ करवाना है हेपारिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, और वो जो हेपारिन एक केमिकल सा होता है जो कि खून को जमाने में मदद करता है। एंड हिस्टामिन विच काज टू इन्फ्लामेशन, और हिस्टामिन जो है ना वो जो कि काज बनती है इन्फ्लामेशन को, उसे प्रिवेंट करवाते हैं। तो ये बेजोफिल्स के काम है। और ये तीनों सेल्स वो हैं जिनके अंदर छोटे छोटे से दानेदार सी स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। अब अगर हम बात करें बगैर दानों वाले ए ग्रेनुलोसाइट्स को, तो उसके अंदर भी 2 सेल्स हमें मिलेंगे, वाइट ब्लड सेल्स के ही पार्ट हैं और वो 2 हमें मिलेंगे। एक का नाम मोनोसाइट, दूसरे का नाम लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट क्या है जी, 3 to 4 टाइम लार्जर है। ये भी आरबीसी से बड़ा होता है, 3 से 4 गुना टाइप बड़ा होता है, ठीक है। और शेप फ्रॉम राउंड टू लोब होता है, इसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियर शेप होती है इसकी। 3% होते हैं वाइट ब्लड सेल का, ये हिस्सा बनाते हैं।
और इसकी अगर हम काम फंक्शन को देखें तो वो मैक्रोफेजिस है। देखें ऊपर हमने बात की थी, वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे स्मॉल पार्टिकल को, न्यूट्रोफिल्स, और ये जो होते हैं ना मोनोसाइट्स, ये जो बड़े पार्टिकल होते हैं उन्हें खाते हैं। मैक्रो कहते हैं बड़े को, फेजिस माने खाना, बड़े ईटर होते हैं ये, बड़ी बड़ी चीज़ों को यानी बड़े पार्टिकल्स वगैरह उनको खाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं लार्ज पार्टिकल बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब निगलना या खा लेना। उसके बाद लिम्फोसाइट का काम देखें तो स्लाइटली लार्जर है, ये भी आरबीसी से ये भी बड़े होते हैं, ठीक है, और इसका बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, बीच में काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस होता है, और ये 32% होते हैं लिम्फोसाइट। तो इम्यून रिस्पॉन्स है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो हमारे सेल में कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में दाखिल हो जाए तो हमारे सेल लिम्फोसाइट सेल होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और उसके खिलाफ उनके खिलाफ अटैक करते हैं, बल्कि उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, और उन बैक्टीरिया को, वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाने का जो काम कर रहे होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने वाइट ब्लड सेल 5 टाइप के रखे हैं और उनके मुख्तलिफ काम होते हैं, और सबका काम बेसिकली एक ही है कि हमारा दिफा करना, जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ना और हमें बीमारियों से बचाना। तो ये जो पस वगैरह ज़ख़म होता है, पस वगैरह पड़ जाती है, तो वो भी असल में बेसिकली हमारे वाइट ब्लड सेल ही है, वो उन जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ लड़ के ख़ुद भी समझ ले शहीद हो जाते हैं, फोत हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उनके मरने से ही वो पस जो है ना वो बन रही होती है। तो ये लाइक अ सोल्जर यानी लाइक अ फोर्स, हमारी बॉडी की ये पुलिस के तौर पर ये वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं। तो ब्लड हमने आरबीसी की बात कर ली, वाइट ब्लड सेल की बात कर ली। आखिरी जो कार्पसल वो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ सेल। तो प्लेटलेट्स क्या हैं जी, ये सेल नहीं है, बल्कि ये जो सेल हमारे होते हैं ना उनके टुकड़े होते हैं, उनके पीसीज होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि लार्ज प्रिकर्सर सेल्स होते हैं और बोन मैरो में बनते हैं, यानी फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स हैं, और ये बड़े बड़े सेल्स के टुकड़े होते हैं। और कहाँ पे ये टुकड़े बन रहे होते हैं, तो वो बोन मैरो के अंदर। तो जब इंजरी वगैरह हो जाती है तो एक्सपोजर्स टू द एयर स्टिमुलेट टू प्लेटलेट्स कट एंड, तो फिर होता क्या है कि इनका बेसिक जो काम है ना वो ये है ब्लड क्लॉट करवाना, खून को जमाना। तो यानी आपको अगर चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट लगने की वजह से खून बहना शुरू हो जाता है, रैप्चर हो जाती है आपकी खून की नाली कोई, तो उस नाली को बंद करने का काम, खून को बहते हुए खून को रोकने का जो काम करते हैं वो ये प्लेटलेट्स कर रहे होते हैं। तो और इसके अलावा जी इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन फाइब्रिनोजेन के नाम से, जो कि नेटवर्क बनाती हैं, और प्रोटीन फाइब्रिनोजेन नेटवर्क बनाती हैं फाइबर्स का अराउंड द वुंड, यानी जहाँ पे ज़ख़म वगैरह होता है तो वहाँ पे ये प्रोटीन्स और ये मिलकर उसको, तो इस तरीके से ये मिसाल के तौर पे आपकी ब्लड वेसल्स है, और ये किसी तरीके से यहाँ से रैप्चर हो जाए तो आपको पता है यहाँ से ब्लड फिर बाहर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसमें तो आरबीसी भी हैं और वाइट ब्लड सेल भी हैं, प्लाज्मा भी है, और ये प्लेटलेट्स भी हैं। तो ये वाले जो प्लेटलेट्स हैं ना, जैसे ही रैप्चर हो गया तो ये प्लेटलेट्स यहाँ आके जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ ये प्रोटीन्स वगैरह ये आके इसको, जहाँ पे रैप्चर हुआ था तो वहाँ आके ये बहुत सारे प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं। जमा होने की वजह से और फाइबर की वजह से ये जो है ना जो रैप्चर हुआ था, जो फट गई थी यहाँ से नाली, तो वो दोबारा से बंद हो जाती है। तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि खून जो है ना वो बाहर जाना बंद कर देता है। खून को, ब्लड को क्लॉट करवाना ये काम है इसका प्लेटलेट्स का। तो आई होप कि आप बच्चों को बात समझ में आई होगी कि प्लेटलेट्स हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का क्या क्या काम है। ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये सारे मिलकर एक फ्लूइड, एक ब्लड बनवाते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आई होप कि आप बच्चों को बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।